परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, शुक्रवार को हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित। और कोलकाता से मंजू जी शिपानी हर शुक्रवार को हमारे साथ जुड़ती है और हर शुक्रवार को एक नया विषय, नया टॉपिक लेकर हमें अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाती है। तो आज जो विषय है सह अस्तित्व की अनुप्रेक्षा और भावना। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज और मंजू जी का स्वागत कीजिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए। मंजू जी आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज का हमारा विषय सह अस्तित्व की भावना और उसका प्रयोग करेंगे हम अनुप्रेक्षा के रूप में। सह अस्तित्व, सह यानी साथ रहना, अस्तित्व यानी हमारा वजूद। तो हम सब साथ साथ कैसे रहें और क्यों रहें, है ना। साथ रह रहे हैं क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेला अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। उसे सहयोग की अपेक्षा होती है। केवल एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की ही नहीं, हमें अन्य जीव जंतुओं की भी अपेक्षा रहती है, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। हमें एक विशेष वातावरण चाहिए, हर एक चीज हमें अपने अनुकूल चाहिए जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जी सके। तो सह अस्तित्व का अगर मैं विशेष रूप से अर्थ बताऊं तो अपने अस्तित्व को महत्व देते हुए दूसरों के भी अस्तित्व को समान रूप से स्वीकार करते हुए जीवन जीना, ये हुई हमारी सह अस्तित्व की भावना। हमारा अपना अस्तित्व हमारे लिए जितना मूल्यवान है उतना ही मूल्यवान दूसरों का अस्तित्व भी हमारे लिए है। दूसरों के अपने लिए है वो अलग बात है, लेकिन हमारे लिए भी दूसरों का अस्तित्व उतना ही अनिवार्य है। हर एक छोटे से छोटे जीव का अस्तित्व भी हमारे लिए अनिवार्य है। विज्ञान में आप सभी ने पढ़ा होगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या कहता है कि एक चेन है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर, जो जीवन की सामग्री, जीवन जीने की सामग्री उत्पन्न करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो है हमारे पेड़ पौधे। अगर आज इस दुनिया में पेड़ पौधे न हो तो जीवों का जीवन संभव नहीं, केवल शाकाहारी ही नहीं, मांसाहारी। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर मैं कहूँ तो वो है हमारे पेड़ पौधे। अब देखिए कैसे चैन बनती है। पेड़ पौधे सबसे पहली बात वो क्या अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जीव जंतुओं को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये एक सबसे पहली बेसिक जो संतुलन वो है। दूसरा, अब पेड़ पौधे हैं प्राइमरी। आज मनुष्य जो शाकाहारी है या मांसाहारी भी क्यों नहीं है,
बहुत सारी जीवन की जरूरतें पेड़ पौधे पूरी करते हैं। केवल ऑक्सीजन का संतुलन ही नहीं, हमारा भोजन, हमारे कपड़े, बहुत कुछ चीजें, लकड़ी के रूप में मकान, औषधि के रूप में जड़ी बूटियां, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पेड़ पौधे किस तरह उपयोगी हैं जीव जंतु। आज दूसरे मनुष्य को छोड़ के दूसरे जीव जंतु के पास बहुत सारे शाकाहारी हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, है ना। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं कि पेड़ पौधे, बकरी ने पेड़ पौधे खाए, बकरी को शेर ने खाया, है ना, शेर ने खाया, और फिर क्या हुआ? इसी तरह से फिर शेर का जो, मान लीजिए शेर या मनुष्यों के या हर जीव के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मल मूत्र आदि, वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं, उस मिट्टी से फिर पौधे ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल साइकिल जो चलता है, इसमें हर जीव का एक अस्तित्व है। आज अनेक अनेक खोजों ने ये साबित कर दिया कि बहुत सारी प्रजातियां जीव जंतुओं की या पेड़ पौधों की जो विलुप्त हो गई है, वो हमारी प्रकृति के संतुलन में जरूरी थी। उनके अभाव में प्रकृति असंतुलित हो रही है, प्रकृति का वातावरण असंतुलित हो रहा है। तो हम अगर न भी जाने कि क्या चीज को, कौन सा जीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से हर एक जीव की उपयोगिता है। हर एक प्रजाति अपने अस्तित्व का महत्व रखती है इस प्रकृति के संतुलन में, और हर एक का जीवन हमारे लिए मूल्यवान है। अगर आज हम समस्त जीवों की बात करें तो मनुष्य सबसे अधिक विकासशील और विवेकशील प्राणी है, जीव। मनुष्य में क्या हे है, क्या गे है, क्या उपाधि है, क्या केवल जानना है? जानना तो सब कुछ है, लेकिन क्या छोड़ना है, क्या करना है, ये सब मनुष्य अपनी विवेक शक्ति से जान सकता है। लेकिन विवेक का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी भाषा में, स्वार्थ का न होना, अपनी मान्यताओं का आग्रह न होना, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता होना, यानी सहिष्णुता का होना। ये सारे गुण अगर एक मनुष्य में होते हैं तो मनुष्य विवेकशील कहलाता है। लेकिन आज जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी असहिष्णुता के कारण कितना कितना नुकसान प्रकृति को, अन्य जीव जंतुओं को पहुंचाया। मनुष्य ने सोच लिया कि मैं सर्वोपरि हूं और मेरा अस्तित्व ही एकमात्र जरूरी है इस पृथ्वी पर। मैं अपना भाग्य विधाता ही नहीं, इस लोक का भाग्य विधाता हूँ। और उसने ऐसे 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 काम किए कि आज क्या है, इस प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया, और उसको सबसे अधिक भोगने वाला मनुष्य ही है, क्योंकि वो जान रहा है प्रकृति असंतुलित हो गई है और इस प्रकृति का असंतुलन मुझे भोगना पड़ रहा है। आज इतना पोल्यूशन है, इतनी बीमारियां नई नई रोज पैदा हो रही है। ये प्रकृति का जो हमारा जो मौसम है, वो क्या हो गए हैं, बिल्कुल अलग हो गए हैं। सर्दी गर्मी बरसात कोई टाइम नहीं। और इन सारों का खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? दूसरे जीव भुगत रहे हैं, पर वो उसके जिम्मेवार नहीं है। जो ये चेंजेस हुए हैं, जो ये नुकसान प्रकृति का किया, वो मनुष्य ने किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ भी चलने की हिम्मत रखता है, और वो करता है ऐसे काम। बाकी टोटल जीव, चाहे कुछ भी, कोई भी जीव है, छोटे से बड़ा, एक मनुष्य को छोड़कर हर जीव प्रकृति के नियमों से चलता है। लेकिन मनुष्य के पास विवेक जागा, विवेक शक्ति है, और उस विवेक शक्ति का वो दुरुपयोग करता है या सदुपयोग, ये उसके हाथ में। तो सह अस्तित्व क्यों जरूरी है? क्योंकि सह अस्तित्व में ही हमारा और समस्त सृष्टि का कल्याण निहित है। हम केवल अपने अपने अस्तित्व को बचाने की बात करेंगे, और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए अगर हम प्रकृति का नुकसान करते हैं, दूसरे जीवों का हनन करते हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसका खामियाजा समस्त सृष्टि को भुगतना पड़ेगा, मनुष्य को भी, और हम आज भुगत रहे हैं।
तो सह अस्तित्व का मतलब है मेरा अस्तित्व जितना जरूरी है उतना ही जरूरी दूसरी व्यक्ति, दूसरे जीव और प्रकृति का अस्तित्व जरूरी है। तो हमें सबको समान वैल्यू देते हुए अपने अस्तित्व को भी और दूसरे के अस्तित्व को भी जीवन जीने की कला को सीखना है। इसके लिए अपेक्षित है हम अपने निजी स्वार्थ को त्यागें, हम अपने निजी मान्यताओं के आग्रह को त्यागें, हम सहिष्णुता पुष्ट करें स्वयं कि बाहर की वातावरण अनुकूल प्रतिकूल जैसा भी हो हम उससे थोड़ा सहना सीखें। ये जो सुविधावादी दृष्टिकोण है हमारा, विज्ञान ने जो हमें इतने सुविधा के साधन दे दिए हैं, ये सुविधावादी दृष्टिकोण जो हमारा आज बन गया है, आज मैं देखती हूँ हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे जीवन की सुविधाएं जुटा रही, सुविधाओं की आदतें ऐसी लग गई हैं तो बिना सुविधा के वो अपने जीवन को नर्क के रूप में देखता है। और इन भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगाने के लिए हमने प्रकृति का बहुत दोहन किया है, हमने जीवों की बहुत हिंसा की है, केवल स्थावर जीवों की या मैं कहूँ पृथ्वी जल अग्नि वायु की ही नहीं, हमने सूक्ष्म जीवों की भी बहुत हिंसा की। आज जो एटॉमिक युग आ गया है, तो इस एटॉमिक युग परमाणुओं जो बम बन गए हैं या परमाणु जो इतने बन गई हैं बिजलियां, हम जो इतने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने लग गए हैं, इन सब के फलस्वरूप बहुत सारी जीवों की जनजातियां विलुप्त हो रही, हमारे वातावरण का असंतुलन हो रहा है। तो इन सब का खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? हम भुगत रहे हैं क्योंकि हमने किया है, लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं किया जीवों ने वो भी भुगत रहे हैं। तो हमें सह अस्तित्व की भावना को अपने भीतर जगाना होगा, ये स्वीकार करना होगा। ये बिल्कुल प्रमाणित है, ये नहीं है कि केवल बात ही है कि मेरा अस्तित्व एक मनुष्य ही बचे बाकी जीव न बचे। बाकी जीव नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा, हम जिएंगे भी तो नरक से बदतर जीवन जिएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का कितना उपयोग है। तो हमें सह अस्तित्व की भावना को अपने भीतर डेवलप करना होगा, हमें ये स्वीकार करना होगा मेरा अस्तित्व जितना जरूरी है इस सृष्टि के लिए उतना ही जरूरी दूसरे जीवों का अस्तित्व भी है। केवल मनुष्य एकमात्र अपने आप को बचा के या जीवित रख के सुख और शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकेगा, वो विषाद का जीवन जिएगा, नरक से भी ज्यादा बदतर जीवन होगा उसका, उसकी सुख सुविधाएं भी उससे छिन जाने वाली होगी। आज एक कोरोना हमारे आया जीवन में, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थिति हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह की परिस्थिति हमें जीनी पड़ेगी, लेकिन प्रकृति ने अपना रूप दिखाया। प्रकृति अपने आप को हर हाल में संतुलित कर ही लेती, मनुष्य कभी भी प्रकृति पर विजय नहीं पाएगा। वो प्रकृति को कब जीत सकता है? जब वो स्वयं की आत्मा को जीतेगा, जब वो स्वयं को जीत पाएगा, स्वयं की कमजोरियों को जीत पाएगा, तब वो शायद इस प्रकृति को भी जीत ले। लेकिन इस प्रकृति को वो केवल प्रकृति को जीतना चाहेगा, उस पर शासन करना चाहेगा, तो ये असंभव है, नामुमकिन। तो आइए आज हम अनुप्रेक्षा करेंगे कि किस प्रकार हमारे भीतर सह अस्तित्व की भावना पुष्ट हो, ताकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस लोक में हम रह रहे हैं, हम स्वयं अच्छे से रहें और हमारे साथ जीने वाले, हमारा सहयोग करने वाले, हमारे साथ जुड़ा हुआ हर जीव अच्छे ढंग से जी, अपने जीवन को सही रूप से जी। क्या एक छोटे से परिवार में अगर सह अस्तित्व की भावना नहीं हो तो शांतिपूर्ण जीवन संभव है? आज एक परिवार है जिसमें एक व्यक्ति कमा रहा है, मान लो पुरुष कमा रहे हैं, महिला घर संभाल रही है, अगर पुरुष ये कहने लग जाए कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो चूल्हा नहीं जलेगा, मेरा ही वर्चस्व रहना चाहिए, मैं ही एकमात्र कर्ता धर्ता हूँ, और वो अगर इस भावना से जिएगा तो क्या घर में सुख शांति रहेगी? अगर पैसा कमा के आ जाएगा, घर में चूल्हा जलाने वाली चूल्हा नहीं जलाएगी, घर चलेगा? ठीक है,
घर में जो घर की मुखिया जो लेडी है वो काम करे, लेकिन उसका सहयोग करने वाले नहीं होंगे तो क्या वो भी चल पाएगी? नहीं। हमें केवल भौतिक सुख का ही लेन देन नहीं है, हमें मानसिक सुख का भी लेन देन होता है, विचारों का भी आदान प्रदान होता है। हमें हर इस स्तर पर एक दूसरे के अस्तित्व को लेके चलना होता है। अगर मैं कहूंगी मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कब कह पाऊंगी कि मैं सही हूं? जब मुझे ये पता चलेगा कि कोई दूसरा कुछ अलग है। अगर सब एक ही जैसे हैं तो फिर गलत सही की चर्चा ही खत्म है, फिर तो सह अस्तित्व की कोई बात ही नहीं है, सह अस्तित्व ही है। लेकिन ऐसा है नहीं, संसार में विविधता है। तो दूसरों के विचारों का भी हमारे लिए महत्व है। ये मत मानिए कि दूसरे के विचार बेकार है, ऐसा नहीं। दूसरे के मनोभावों का भी असर हमारे जीवन पर है, तो दूसरे के मनोभाव भी हमारे लिए मायने रखते हैं। अगर हम अपने घर में भी एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि दूसरों का मनोभाव हमारे लिए अच्छा हो, वरना हमारे भाव भी अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरों के विचार भी सकारात्मक हो, तब हमारे विचार भी अगर नकारात्मक है तो भी सकारात्मक बदल जाएंगे। तो इस तरह से दूसरे के अस्तित्व को सहज रूप से, समान रूप से स्वीकार करके ही अच्छा और संतुलित जीवन जी सकते हैं, एक सम्यक जीवन जी सकते हैं। तो सह अस्तित्व की बात केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं, जहां आज बहुत चल रहा है, आप भी रहे हम भी रहे, साथ साथ रहे, बराबर अस्तित्व में रहे। आज दुनिया में देखिए किस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, जाति को लेके, धर्म को लेके। क्यों? सबके अस्तित्व को स्वीकार करिए। सबके अस्तित्व को अगर हम समान रूप से, सहज रूप से स्वीकार कर चलेंगे तो कोई संघर्ष नहीं, सुख और शांति। सबको अपने विचार करने का, अपने भाव रखने का बिल्कुल स्वतंत्र अधिकार है। हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं। सह अस्तित्व स्वतंत्र रूप से जीने की कला सिखाता है। हर एक व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र रूप से जिए और दूसरे की स्वतंत्रता को भी मान्य करे कि उसका अस्तित्व भी स्वतंत्र है। जैसे मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, दूसरा भी चाहता। तो सहज रूप से, समान रूप से हर एक व्यक्ति ही नहीं, जीव के अस्तित्व को स्वीकार करके हम जीते हैं तो हम जीवन में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए सब प्रयोग के लिए तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन। जो चेयर पे बैठ के करना चाहे चेयर पे बैठ सकते हैं। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें। श्वास मंद 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 और मंद। मंद। महाप्राण ध्वनि। पूरा श्वास बाहर निकाले, धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि। भरे श्वास।
शांत कायोत्स शरीर को स्थिर रखिए। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव को देखते जाएं। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। दायां पैर शिथिल 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 अनुभव करें। शिथिल हो। बायां पैर अंगूठे से लेकर कटी भाग तक रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शरीर का मध्य भाग कमर से लेकर कंधों तक ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रिलैक्स अनुभव करें। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। जैसे जैसे शरीर शिथिल हो रहा है वैसे वैसे हल्केपन का अनुभव करें। शरीर हल्का हो रहा है। शरीर की पकड़ छूट रही है। अकड़न जकड़न खिंचाव धीरे धीरे सारे विसर्जित। दायां हाथ बायां हाथ पूरी जागरूकता के साथ शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें।
शिथिल 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 शिथिल। गर्दन, गर्दन से ऊपर का पूरा भाग, पूरा चेहरा, ललाट, मस्तिष्क, रिलैक्स, रिलैक्स। पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरी ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। दोनों फेफड़ों के बीच का गड्ढे का स्थान, हृदय के पास, आनंद केंद्र। आनंद केंद्र हृदय के पास गड्ढा, भीतर की ओर सुषुम्ना तक जाएं। रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना, हृदय के पास से भीतर सीधी रेखा में सुषुम्ना पर चित्त को केंद्रित करें। आनंद केंद्र। वहां प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करूंगी। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करूंगी। सभी मन ही मन इस संकल्प को दोहराएं, पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ इस संकल्प को अपनी अवचेतन मन तक पहुंचाओ। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं
विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। मानसिक उच्चारण करते रहें पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ। इस संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। पूरी तन्मयता के साथ इस संकल्प को, इस भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचने दें। चित्त आनंद केंद्र पर केंद्रित रहे। मैं शांतिपूर्ण सहवास का अभ्यास करूंगी। मैं विध्वंसक और आक्रामक प्रवृत्तियों का समर्थन नहीं करूंगी। अनुचिंतन करें। मेरा स्वार्थ, मेरा अपनी मान्यताओं के प्रति आग्रह मुझे सह अस्तित्व की भावना से समय समय पर दूर करता रहे। मुझे अपने निजी स्वार्थ को, अपनी निजी मान्यताओं महत्व देते हुए दूसरे के भी स्वार्थ की और मान्यताओं को स्वीकार करना होगा। मुझे दूसरों के प्रति भी सहिष्णु रहना होगा, अन्यथा मेरे भीतर सह अस्तित्व की भावना का विकास नहीं हो सकता। अपने जीवन से जुड़े हुए तथ्यों को देखें। अपने परिवार में, समाज में किस प्रकार आपको अपने सह अस्तित्व की भावना का विकास करना है, कहाँ आप नहीं कर पाते हो,
कहाँ आपका स्वार्थ, आपकी मान्यताएं आप पर हावी हो जाती हैं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ अपने जीवन का अवलोकन करें। केवल परिवार या समाज ही नहीं, दूसरे जीव जंतु सबका अस्तित्व उतना ही मूल्यवान है जितना हमारा है। उनके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व भी सही रूप से टिक नहीं सकता। हम सुख और शांतिपूर्ण सम्यक जीवन नहीं जी सकते। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अपने स्वयं से जुड़े हुए तथ्यों को, घटनाओं का अवलोकन करें। हर स्तर पर देखें किस प्रकार दूसरे के अस्तित्व में आपके अस्तित्व की सुरक्षा संभव है। न घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया, हर एक स्तर पर हमें सह अस्तित्व की भावना की अपेक्षा है। हमारे चारों ओर का जैविक वातावरण सभी के समान अस्तित्व की स्वीकृति में ही हमारे अपने अस्तित्व का समुचित विकास संभव है। हमारे जीवन की सुख शांति संभव है। ये संसार भी दो विपरीत तत्वों के संयोग से बना है, जीव अजीव। न अकेला जीव संसार चला सकता है और न ही अकेला अजीव। दोनों के समान अस्तित्व की स्वीकृति ही इस लोक के संसरण का कारण है, इस संसार को चलाता है, इस संसार की समस्त गतिविधियों का संचालन। हर एक स्तर पर अनुभव करें कि केवल मैं अगर अपने ही अस्तित्व को महत्व देता हूँ, अन्य को नहीं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में आ सकती है। क्या मैं स्वयं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ? क्या मेरे जीवन का समुचित विकास संभव है? अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। सह अस्तित्व की भावना स्व और पर दोनों के कल्याण के लिए, विकास के लिए और संतुलन के लिए आवश्यक है।
मैं अपने जीवन में सह अस्तित्व की भावना का विकास करूंगी। जिससे मेरा और समस्त जीवों का अस्तित्व समान रूप से विकसित हो सके। मेरे अपने जीवन के विकास के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए सह अस्तित्व की भावना का विकास आवश्यक है। इसलिए मैं संकल्प करती हूँ कि मैं अपने भीतर सह अस्तित्व की भावना का विकास करूं। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। आंखें बंद रहेंगी। एक बार महाप्राण ध्वनि। लंबा श्वास भरें। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जान। सिद्धे शरणं पवज्जान। साहु शरणं पवज्जान। केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जान। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे 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 सत्यम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। ओम अरहम। सह अस्तित्व की भावना हमारे अंदर इस तरह से उसका विकास हो, इसके लिए हमने कुछ प्रयोग, अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया और सह अस्तित्व कितना जरूरी है इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से पंडित जी आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। इस दुनिया में हर जीव का अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा। तो बहुत शानदार आज का सेशन। एक पहले आपसे बात करने से पहले एक जानकारी दे दूं आपको। 14 तारीख को एक हमने सेशन लिया था, वास्तु और हमारा स्वास्थ्य, और बेंगलोर से शिखा जी जैन ने हमें वास्तु के बारे में बताया था। उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान एक बात कही थी, वास्तु भक्तांबर से भी हमारा गृह वास्तु जो है उससे हम वास्तु दोष निवारण कर सकते हैं। तो भक्तांबर हमारे जैन धर्म में बहुत ज्यादा एक मान्यता रखने वाला एक स्त्रोत्र है। भक्तांबर की मान्यता बहुत ज्यादा बताई गई है और चमत्कारिक जो इससे चमत्कार भी होते हैं ये भी हम जानते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है। तो मैंने उनसे निवेदन किया था भाई भक्तांबर
से आप बताया आपने भक्तांबर से गृह शांति या गृह जो दोष है वास्तु द्वारा कैसे ठीक किए जा सकते हैं, तो इसके ऊपर एक सेशन लेना है। तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि ये सेशन कम से कम 2 दिन का होना चाहिए। भक्तांबर क्या है पहले तो हमें उसको समझना है। भक्तांबर की साधना कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, और क्या क्या उसमें नियम है, उन नियमों को जाने बगैर हम साधना को करना नहीं चाहिए। तो एक दिन वो उसमें लगेगा और दूसरे दिन हम वास्तु के बारे में बात करें तो अच्छा रहेगा। तो कंटिन्यू 2 दिन लेना है, तो कंटिन्यू 2 दिन लेने के लिए मैंने बोला भी आप सोमवार को लीजिए, तो फिर मंगलवार हमारा खाली नहीं रहता है, तो मैंने बोला रविवार हमारा ऑफ रहता है। रविवार का हमारे वैसे 6:30 बजे छुट्टी का दिन है, उस दिन हम 6:30 बजे नहीं लेते, 11 बजे क्लास होती है या 9 बजे होती है। तो इस रविवार को हमने विशेष रूप से कार्यक्रम रखा है। भक्तांबर से हम किस तरह से अपने पहले दिन तो भक्तांबर के बारे में जानेंगे, दूसरे दिन हम भक्तांबर से किस तरह से गृह दोष या वास्तु, घर के वास्तु को हम ठीक कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है रविवार के दिन समय निकालें। रविवार हम जनरली क्या है लेट उठते हैं, रविवार का दिन है आराम से उठेंगे, इसीलिए हम रविवार को छुट्टी रखते हैं। तो इस रविवार को थोड़ी जागरूकता रखते हुए सुबह जल्दी उठ जाए और 6:30 बजे हमारे साथ जुड़े। और जैसे ही मैंने ग्रुप्स में मैसेज डाला, काफी लोगों के फोन आए, मेरे पास मैसेज आए कि आप भक्तांबर के बारे में जो बता रहे हो, तो एक भक्तांबर प्रशिक्षण कार्यशाला लेनी चाहिए, ऐसे भी सुझाव बहुत आए हैं। तो इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। भक्तांबर प्रशिक्षण की कार्यशाला अगर रखी जाए तो प्रशिक्षक के लिए भी हमें प्रशिक्षक भी चाहिए, उसके लिए ट्रेनर भी चाहिए। तो बात करेंगे, अगर संभव हो सका तो इसके ऊपर भी हम चिंतन करते हुए भक्तांबर प्रशिक्षण कार्यशाला। मंजू जी, आपका क्या विचार है भक्तांबर प्रशिक्षण कार्यशाला? देखिए बहुत लोग इंटरेस्टेड है इस चीज में कि वो भक्तामर, क्योंकि बहुत लोग भक्तामर डेली पढ़ते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हमें विशेष रूप से इसके बारे में जानकारी सही मिले तो जानकारी नहीं है, गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है सही जानकारी नहीं करने होने के कारण से कुछ लोग फिर इसको अवॉइड भी करते हैं, हम पूरी तरह से हमको जानकारी नहीं है, गलत पढ़ने से उसका गलत असर भी हो सकता है। तो भक्तांबर प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए अच्छे प्रशिक्षक चाहिए हमें। एक प्रशिक्षक से काम नहीं हो सकता है, तो हम 2-3 प्रशिक्षक कम से कम चाहिए। और वो कंटिन्यू कुछ दिन तक है, जैसे वीकली भी एक क्लास ली जा सकती है। रविवार का सेशन हम चालू कर सकते हैं सुबह, रविवार हमारा ऑफ रहता है, तो इस पर आप चिंतन करें। और रविवार के दिन अगर हम भक्तांबर प्रशिक्षण कार्यशाला सुबह 6:30 बजे शुरू करते हैं, तो क्या ये सब बढ़िया एक क्रम हो सकता है? तो इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन जरूर करेंगे। तो अभी मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, आप अपनी बात रख पाएंगे। यस, अनम्यूट ऑप्शन सबको दे दिया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी लता जी। जय जय जैनेन्द्र भाई साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और सह-अस्तित्व तो जीने के लिए जरूरी है। आज मनुष्य ही है जो प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है। देवता अपना काम करते हैं, पशु पक्षी अपना काम करते हैं, और असुरों की तो बात ही छोड़ दे, वो तो अपना काम करते ही है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा विवेकशील है। फिर भी ऐसी परिस्थितियां आ गई है या फिर जो भी है, हम विरुद्ध जा रहे हैं और उसका दंड भी हम खुद ही भुगतते हैं। तो इस माने में तो हम असुरों की तरह हो जाते हैं। तो मनुष्य की तो पहचान ही यही है कि वह अपना भी हित चाहता है और दूसरों का भी हित करे। हमारा बहुत अच्छा सेशन रहा। और गलत भक्तामर के गलत लिए आपका सुझाव अच्छा है। तो उसमें मेरा एक सुझाव है कि वो शिखा जी जैसे ये मंत्र वगैरह रिद्धि मंत्र उस सब का भी कराते हैं, उतना लंबा नहीं जाके सिर्फ भक्तामर पर ही करें तो
और आगे भक्तांबर प्रशिक्षण कार्यशाला होगी तो उसमें भक्तांबर पे ही रहेगा। भक्तांबर के अर्थ को समझना जरूरी होता है पहले। हाँ, अर्थ हाँ, समझे बगैर है हम उस चीज को समझते हो, एक एक श्लोक का अर्थ समझते हुए और शुद्ध उच्चारण, हाँ, शुद्ध। उच्चारण शुद्धि और अर्थ, ये दो चीज बहुत जरूरी है। अर्थ समझते हैं तो ही उसका लाभ होता है, तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए। तो इसी चीज का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तो एक दिन में तो होता नहीं, उसमें कम से कम 5-7-10 सेशन लेने पड़ेंगे उसके लिए। जी, कौन? कनक गोलछा। हाँ, जय जिनेंद्र। सम्मानीय मंच पे सभी ग्रुप के सभी सदस्यों से मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज का सेशन बहुत अच्छा था, ऐसा सेशन होना चाहिए बीच बीच में। और जो पहले एक सेशन हुआ था हस्त मुद्रा का, वैसा सेशन भी वापस होना चाहिए। मेरे को अच्छा लगा और सबके लिए भी फायदेमंद है। और जो भक्तांबर पे जो अब नया क्लास जो होगा, मुझे बहुत इंतजार है। मैं भक्तांबर रोज करती हूँ और मुझे नया सीखने को मिलेगा, मुझे क्या सभी को मिलेगा। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं ज्वाइन करूंगी इस क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता सबके प्रति। आज के प्रशिक्षिका के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार। भाषा के प्रति भी बहुत बहुत आभार। सुचिता जी। जय जिनेंद्र। आज भी बहुत सुंदर उन्होंने बताया, ध्यान भी बहुत सुंदर किया। सह अस्तित्व, सही में हम एक के ऊपर एक डिपेंड थे, जो साकली जैसे रहते हैं। हमारा जीवन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से मंजू जी ने बताया। जो भक्तामर का अग्रवाल, पहले तो मैंने उनसे ही जुड़ी थी, उनका भक्तामर का क्लास चालू था, बाद में उन्होंने एमपी के क्लास का बताया। उन्होंने सुबह का क्लास चेंज करने के बाद उन्होंने भी बहुत सुंदर क्लास ली थी, बहुत अच्छी तरह से ली थी। और अच्छा है जो भक्तामर का हम चालू कर रहे हैं, और जो संडे को हम बोलते हैं ना छुट्टी नहीं, भक्तांबर जी का शुरू हो गया ना, तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। कोमल जी सिपानी। जय जिनेंद्र। मंजू जी, आपका बहुत आभार। बहुत ही अच्छे से आपने सह अस्तित्व के बारे में बताया। और मुझे ये भी बोलना है कि भक्तामर में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहूंगी अगर आप शुरू करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम आराम। मंजू जी समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। आप जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम आभार।